भारतीय जलवायु के अंतर्गत अगला टॉपिक है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश से बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, या कथन कारण संबंधी सवाल पूछे जा सकते हैं। कथन कारण, ठीक है, कथन सही, कारण सही, अगर सही है तो क्या सही व्याख्या कर रहा है, इस तरह से सवाल वृष्टि छाया प्रदेश से हमेशा पूछे जाते हैं। हम वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ेंगे, उसके बाद पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो सवाल पूछे थे उसका उत्तर मैं इस वीडियो में लास्ट में दूंगा, ठीक है, तैयार कर लीजिए, तब तक इसे आप पढ़ लीजिए। तो वृष्टि छाया प्रदेश को पढ़ने से पहले दो शब्दावलियों के बारे में जानकारी दूंगा। हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं, यह है पश्चिमी घाट पर्वत। हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं उसे हम पवन सम्मुख ढाल कहते हैं, पवन सम्मुख। और हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, यानी पर्वत को पार करके जिस ढाल के सहारे हवाएं नीचे उतरते हैं उस ढाल को हम पवन विमुख ढाल कहते हैं। हवा के सामने वाला ढाल पवन सम्मुख, पर्वत के पीछे वाला ढाल पवन विमुख, ठीक है। तो जैसे अरब सागर शाखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा आती है, पश्चिमी घाट से टकराती है, और पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान केरल से लेकर कोंकण तट तक खूब वर्षा करती है। हमने पिछले वीडियो में जब अरब सागर शाखा बता रहा था तो ये नहीं बताया कि इस बीच वाले भाग में क्या घटित होता है। बीच वाले भाग में वो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बीच वाला भाग क्या कहलाता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। बीच वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, यही हम आज समझाना चाहते हैं। तो लिखिए कि मानसूनी हवाएं या समुद्र से आने वाली हवाएं पर्वत के सामने वाले ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल पर तो खूब वर्षा करती हैं, लेकिन मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल पर या तो वर्षा बिल्कुल नहीं करती या बहुत कम करती हैं। पवन विमुख ढाल पर, यह पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और यह पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। तो सागर से आने वाली हवाएं पूर्वी ढाल पर वर्षा बिल्कुल नहीं करती या तो बहुत कम करती हैं, ठीक है। अतः पवन विमुख ढाल को हम, जो पवन विमुख ढाल होता है उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर इसके पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर तो 250 सेंटीमीटर वार्षिक से भी अधिक वर्षा करती है। वहीं जब यही हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढाल पर उतरती हैं, यह पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, तो यही हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके पूर्वी ढाल के सहारे उतरती हैं, तो इन क्षेत्रों में यानी पूर्वी ढाल पर स्थित क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण, समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाएं अपनी अधिकांश नमी को पवन सम्मुख ढाल पर छोड़ देती हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं अपनी अधिकांश नमी को पवन सम्मुख ढाल पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते जब ये हवाएं पर्वत को पार करके पवन विमुख ढाल पर उतरती हैं तो उनमें यानी हवाओं में नमी की मात्रा बहुत ही घट जाती है, जिसके चलते ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती, यानी अपनी सारी नमी तो इस ढाल पर छोड़ दी पवन सम्मुख ढाल पर, तो पवन विमुख ढाल पर छोड़ने के लिए उनके पास कुछ रहा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कारण, वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण का दो कारण मैंने बताया। दूसरा कारण है कि जब हवाएं पवन सम्मुख ढाल को पार करके पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरने वाली हवाओं के तापमान में एडियाबेटिक ताप वृद्धि के चलते हवाओं के तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो हवाओं के तापमान में एडियाबेटिक ताप वृद्धि होती है, इसके चलते हवाएं गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिए, दूसरा कारण, गर्म हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, ठीक है। इसके चलते जब ये हवाएं गर्म हो जाती हैं तो इनकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और ये वर्षा नहीं कर पाती। किसी भी पदार्थ का जब आप तापमान बढ़ा देंगे ना तो उसकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप एक गिलास पानी में चीनी घोल रहे हो और चीनी नहीं घुल रहा हो तो अपने पानी को थोड़ा गर्म कर दीजिए, है ना, पानी को चूल्हे पे रख के थोड़ा गर्म कर दीजिए, फिर उसके बाद आप 4 चम्मच चीनी और घोल लेंगे उसमें। क्यों?
क्योंकि जल की धारण करने की क्षमता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जल गर्म हो गया। उसी तरह हवा जब नीचे उतरती है तो एडियाबेटिक ताप वृद्धि के चलते, ठीक है, हवा का तापमान बढ़ जाता है, और जब हवा का तापमान बढ़ जाता है तो हवा की धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके चलते हवा नमी को छोड़ नहीं पाती है। यानी हवा ज्यादा से ज्यादा नमी को अपने आप में समाहित रखना चाहती है, हवा नमी को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हवा गर्म हो गई है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, यानी उनसे वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, आप अपने घर में खाना बनाते होंगे, एक उपाय आज बता देता हूँ, यहाँ ज्ञान भी मिलेगा और व्यवहारिक जीवन में उसका लाभ भी। जब आप खाना पकाते हैं तो अक्सर मान लेते हैं आप मटर पनीर पका रहे हैं, ठीक है, मटर पनीर पका रहे हैं तो शुरू में आप प्याज और मटर और आलू को भूनते हैं। जब आप प्याज मटर आलू को भूनते हैं तो उस समय अगर आपसे थोड़ी भी लापरवाही हुई, अगर आप चूल्हे के पास से हटे तो जलने की संभावना बनी रही। अगर आप मीट पकाते हैं तो वहां जलने की संभावना और ज्यादा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मीट में आप लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि मीट धीरे धीरे पकता है, आप ढक के छोड़ देते हैं। तो जब आप मीट को डाल रहे हो या मटर पनीर को डाल चुके हो मसाले के साथ भूनने के लिए, और आपको दूर हटना हो, थोड़ी देर शांति से बैठना हो चूल्हे के पास से, तो ऐसा करिए कि चूल्हे के ऊपर एक थाली रखिए, मतलब अपने कुकर के ऊपर एक थाली रखिए और थाली में आधा गिलास पानी डाल दीजिए। कुकर के ऊपर थाली रखिए और थाली में आधा गिलास पानी डाल देंगे, आप निश्चिंत होकर 15 से 20 मिनट कहीं से घूम के आ सकते हैं, आपका खाना जलेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो थाली रखेंगे उसके ऊपर जो पानी रख देंगे तो पानी क्या करेगा, थाली को ठंडा कर देगा, थाली ठंडा हो जाएगा, यानी कुकर के अंदर का तापमान, कुकर के अंदर की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी। इसके चलते कुकर में जो भाप बन के उड़ता रहता है ना, कुकर क्या करता है कि अंदर की नमी को भाप के रूप में बाहर निकालता है, जिसके चलते खाना जलने का डर रहता है। आप अगर अपनी थाली में पानी डालेंगे तो जो भाप उड़ेगा थाली से टकराएगा, और थाली के ऊपर पानी है, पानी क्या करेगा, नीचे वाले भाप को ठंडा कर देगा, और भाप थाली के सतह से लगकर जल में बदल जाएगा और जल हमेशा टपकता रहेगा। यही कारण है कि अगर आप ऊपर पानी डाल देंगे तो नीचे जल हमेशा टपकता रहता है कुकर में, और आपका खाना जलेगा नहीं। ठीक है, तो जब हवा ठंडी होती है, तो नमी को छोड़ देती है इस ढाल के सहारे। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है और नमी को छोड़ देती है, और बरसात होता है। जैसे कुकर में बरसात होता है, कुकर में आप थाली में पानी डाल देंगे, अंदर बरसात शुरू हो जाएगा, वही हाल यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारण। सॉरी, नीचे पेन गिर गया। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए पवन विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक का पठार। 3 महत्वपूर्ण शामिल हैं क्षेत्र, इनमें वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ पर कटीली या मोटी झाड़ी वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, झाड़ी वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, या फिर कटीली वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में वातावरण होता है ना, राजस्थान में मरुभूमि में, वैसा यहाँ पर वातावरण होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं होती है तो झाड़ियां पाई जाएंगी, कटीले वनस्पति उगेंगे, क्योंकि वर्षा ही नहीं होती है। ठीक इसके पश्चिम में जाने पर, पश्चिमी घाट पर्वत पर वर्षावन पाए जाते हैं। क्यों वर्षावन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर खूब वर्षा होती है। वर्षावन की कौन सी वनस्पतियां हैं? आबनूस, महोगनी, नाम सुना होगा ना, आबनूस, महोगनी वर्षावन की वनस्पतियां, यानी साल भर अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ती हैं। क्यों? नमी की मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए हम सदाबहार वन कहते हैं, पत्तियां गिराती ही नहीं है। वहीं इस क्षेत्र में वनस्पतियां पाई ही नहीं जाती, पाई भी जाती है तो कटीली वनस्पतियां पाई जाती है। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र के किसानों को अक्सर आत्महत्या करते हुए पेपर में सुना होगा आपने। इतना सूखा क्षेत्र है कि विदर्भ के किसान ऋण के बोझ तले दब चुके हैं। वर्षा होती नहीं है, फसल बोते हैं, फसल उनकी बेचारों की इस उम्मीद में बोते हैं कि शायद इस बार वर्षा हो जाए। किसान इस उम्मीद में यहाँ के फसल बोते हैं कि शायद वर्षा हो जाए। बैंक से लोन लेते हैं, खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, उर्वरक खरीदते हैं, सिंचाई दूर सिंचाई से जल मंगाते हैं, संभव हो पाता है,
लेकिन जब बरसात ही नहीं होती है तो उनकी सारी फसल उगने के बाद सूख जाती है। अब बेचारा किसान अपना ऋण भरे तो कैसे भरे, बैंक वाले रोज दबाव डालेंगे। इसीलिए अक्सर देखा होगा कि आपने सरकारें विदर्भ क्षेत्र के किसानों के लिए एक ऋण पैकेज जारी करते हैं, जिसके तहत व्यापक पैमाने पर किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है ताकि वो आत्महत्या न कर पाए। विदर्भ क्षेत्र किसानों की आत्महत्या के लिए बड़ा बदनाम है। तो ठीक है, ये हो गया वृष्टि छाया प्रदेश। एक व्यवहारिक बात बताता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा उत्तर भारत के लोग कहते हैं कि मेरे फलाने रिश्तेदार मुंबई गए, फलाने रिश्तेदार पुणे गए, है ना। जैसे सुन के लगता है कि पुणे और मुंबई एक ही है, अलग अलग नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर यहाँ पर मुंबई बसा हुआ है, यहाँ पर मुंबई बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन पुणे यहाँ नहीं बसा हुआ है, पुणे यहाँ पर बसा हुआ है, पुणे यहाँ पर बसा हुआ है, ठीक है। यानी आप जब पढ़ेंगे सड़कों के बारे में, राजमार्गों के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो NH4 है, NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से शुरू होती है और पुणे होते हुए यहाँ पे बंगलोर पहुंचती है और बंगलोर होते हुए चेन्नई आती है ना। व्यवहारिक थोड़ा पढ़ना चाहिए। मुंबई से जाने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है, मुंबई, पुणे, बंगलोर और चेन्नई होकर गुजरती है। तो उत्तर भारत में दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, पटना, कानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बोलते हैं कि मेरे मामा या फूफा गए हैं मुंबई या पुणे, तो मुंबई पुणे जैसे एक ही तरह आभास कराता है, क्योंकि बहुत पास पास है। पुणे यहाँ भी नहीं है, इतना दूर नहीं है, बहुत नजदीक है यहाँ पे पुणे, ठीक है, मुंबई पुणे। तो मुंबई में जहां अरब सागर शाखा द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा घनघोर वर्षा होती है मुंबई में, और साल के अधिकतर महीनों में मुंबई में वर्षा होती रहती है, लेकिन पुणे में वर्षा नहीं हो पाती है। वहीं पुणे बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। मुंबई में अक्सर बाढ़ आती है और पुणे हमेशा सूखा रहता है, पुणे में वर्षा नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि पुणे वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो जीवन शैली भी एक है मुंबई पुणे की, भूगोल भी लगभग एक ही है, एक ही जगह पे है दोनों, लेकिन जहां मुंबई में खूब वर्षा होती है पुणे में बिल्कुल नहीं होती है। आइए पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो सवाल पूछे तो उसका उत्तर बता दूं। कोरोमंडल तट पर किन हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी वर्षा होती है। अगला टॉपिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ाऊंगा आपको, इंतजार कर लीजिए। अगला सवाल था पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में आता है पश्चिमी विक्षोभ, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा में आता कहां से? पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर से एक शीतोष्ण चक्रवात है, वो चला आता है भारत में, पश्चिमी जलधारा के सहारे भारत में चलाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर पर होती है और पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है। राजस्थान के माउंट आबू में किन हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थान के माउंट आबू में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पहुंचकर गुरु शिखर चोटी से टकराती है और माउंट आबू में वर्षा हो जाती है, ठीक है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून पूर्व फुहार भारत के किन राज्यों की विशेषता है या किन क्षेत्रों की? मानसून पूर्व फुहार तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की विशेषता है। विशेष रूप से तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की विशेषता है मानसून पूर्व फुहार। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा छोटा नागपुर पठार में घुस जाती है। छोटा नागपुर पठार पे बंगाल की खाड़ी की शाखा खूब वर्षा करती है, छोटा नागपुर पठार पर। इसके चलते वहां एक नदी निकलती है, नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी बहती तो है छोटा नागपुर पठार पर यानी झारखंड में, लेकिन जब वो हुगली से यहाँ पर मिलती है, दामोदर नदी बहती तो है छोटा नागपुर पठार पर, लेकिन जब हुगली नदी से यहाँ पर मिलती है तो बाढ़ कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में। बाढ़ कहाँ आती है? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। कहाँ? जहाँ पर दामोदर नदी हुगली से मिलती है ना, तो पश्चिम बंगाल जिले राज्य के वर्धमान जिले में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का
शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। नेक्स्ट था तिस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर। जेमू हिमनद सिक्किम का हिमनद है। नेक्स्ट सतलज, गोदावरी और यमुना में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलज, गोदावरी और यमुना में सबसे लंबी नदी सतलज है। ठीक है, सतलज के बाद सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी के बाद यमुना की लंबाई है। यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन यमुना नदी गोदावरी से छोटी है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना गोदावरी से छोटी है। हालांकि गंगा यमुना का नाम एक साथ लिया जाता है, गंगा जमुनी संस्कृति है ना, गंगा जमुना अक्सर नाम एक साथ आता है, लेकिन यमुना गोदावरी से छोटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी ये दोनों महाराष्ट्र में है। अगला है ऊटी किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन तीन राज्यों में है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, तीन राज्यों में है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो दाहिने तट पर आकर मिलती है? हिमालय की कौन सी सहायक नदी जो कि हिमालय से निकलती है दाहिने तट पर आकर मिलती है? ये गंगा है, ये गंगा है। गंगा की कौन सी हिमालयी सहायक नदी दाहिने तट पर आकर मिलती है? यमुना। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। दाहिने तट क्यों? क्योंकि गंगा इधर बहती है तो दाहिना तट इधर हुआ। अगला सवाल, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती। राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। राप्ती नदी घाघरा मिलती है, घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। राप्ती घाघरा में, घाघरा गंगा में। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी जो है उसे हम कहते हैं रांची। रांची यहाँ पर है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो रांची कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट, पांडिचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं और किन राज्यों में हैं? पांडिचेरी का एक जिला, पांडिचेरी के 4 जिले हैं। एक जिला माहे है केरला में, पांडिचेरी का एक जिला माहे है केरला में। पांडिचेरी का एक जिला कराईकल है तमिलनाडु में। दूसरा जिला है पुदुचेरी, दूसरा जिला है पांडिचेरी को हम, ठीक है, पांडिचेरी का एक माहे जिला केरला में, एक कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी राजधानी है वो भी तमिलनाडु में, और यनम, यनम यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी की 4 जिले हैं, तमिलनाडु केरला में माहे, तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनम। पांडिचेरी की 4 जिले हैं, 3 राज्यों में है, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आप अपने मैप में देख के ज्यादातर लोग सही उत्तर दे चुके हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की जल्दी इंतजार करिए, मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार।